नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी होड पर। तो साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में इससे पहले हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें पढ़े हम लोग भारतीय संसद। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो आइए जानते हैं मूल अधिकार क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि ऐसा अधिकार जो किसी व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसके क्या है? सामाजिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करके भारत में सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये होता है हमारा मूल अधिकार। साथ ही यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है, समस्त शोध संस्कृति का उपचार। तो बताना चाहेंगे कि जितना मूल अधिकार पूरा इसी पे टिका हुआ है। इसी ट्रिक से हम पूरा मूल अधिकार आप सभी को पढ़ा देंगे और आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आप आज की क्लास की। तो आइए साथियों देखते हैं कुछ ब्रीफ में मूल अधिकार के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें कहा गया कि मूल अधिकार, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमेशा कि मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है। तो मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो ये नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक अर्थात ये प्राकृतिक होते हैं, इनको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हाँ, जब आपातकाल की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है। अगर और जिसे में से 20 और 21 आर्टिकल को निलंबित नहीं कर सकता, आर्टिकल 20 और 21 को। फिर हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अगर हम संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो ये थे BN राव। इनकी एक पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग। इंडियन कॉन्स्टी, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग। इसमें इन्होंने बताया था कि जो मूल अधिकार है हमारे, इसके 2 प्रकार के अधिकारों का सुझाव दिया था। इसमें मूल अधिकार के लिए इन्होंने 2 प्रकार के अधिकारों का सुझाव दिया था। एक था वाद्य योग और एक था अवाद्य योग। एक था वाद्य योग और एक था हमारा अवाद्य योग। इसका क्या अर्थ होता है? तो साथियों देखेंगे कि वाद्य योग मतलब होता है कि ऐसा अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो, न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सके। और ये अवाद्य योग क्या होते हैं? जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो उन्होंने वाद्य योग क्या दिया था सुझाव, जिसमें हम भारतीय संविधान का भाग 3 रखा गया है। और भाग 3 में क्या है हम लोग जानते हैं, मौलिक अधिकार है। और अवाद्य योग में भाग 4 को रखा गया है और इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो हमारे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि मौलिक अधिकार वाद्य योग है या फिर अवाद्य योग। तो इसको बताया जाएगा कि वाद्य योग, या फिर लिखा आएगा कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है कि नहीं है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि न्यायालय द्वारा इसको लागू कराया जा सकता है कि नहीं। तो हाँ बताएंगे साथियों कि लागू कराया जा सकता है। ये आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर इसका केस कर सकते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित। तो आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग इसमें। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, तो किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया US से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आते हैं भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 में हमारा है मौलिक अधिकार।
और मौलिक अधिकार वाद्य योग है, परिवर्तनीय है। अगर हम बात करें तो अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारे भाग 3 को मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है, इसको समझते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों कि मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, भाग 3 को। सॉरी, एक बार फिर से लिखते हैं, मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ये भाग 3 है, ये याद रखिएगा। अगर इसको देखते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रथम लिखित दस्तावेज था जिसे 1215 में ब्रिटिश सम्राट किंग जॉन ने जारी किया था। यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित प्रपत्र था। इसीलिए यहाँ पे हमारे यहाँ भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है, तो इसलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर इसकी स्वीकृति, तो यूएनओ द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई थी। वो कब दी गई थी, 10 दिसंबर 1948 को। मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में मनुष्य के कुछ नैसर्गिक एवं अभेद्य अधिकारों का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस। फिर आइए साथियों जानते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आंसर इसका पता होगा, जिन प्रश्नों का आंसर पता हो वो कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों मौलिक अधिकार 12 से 35 में दिया गया है। अगर हम भाग की बात करें तो भाग 3 में है, इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 क्या है। तो साथियों अभी हम लोग देखे थे फ्रंट पेज पे कि उसमें लिखा था समस्त शोध संस्कृति का उपचार। तो इसका अर्थ क्या था, तो हम लोग देखेंगे उसको तोड़कर। प्रायः एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसमें कितने मौलिक अधिकारों का जिक्र है या वर्णन है। तो इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और इसको पूछ लिया जाता है किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक किस अधिकार का उल्लेखन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समस्त शोध संस्कृति उपचार। तो सम में होता समानता का अधिकार, जो दिया गया है 14 से 18 तक, यह अनुच्छेद है 14 से 18। इसके बाद इस्त से हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया 19 से 22 तक के अनुच्छेद में। फिर शो से हो जाएगा शोषण का अधिकार 23 से 24 तक। फिर हो जाएगा धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 है। फिर संस्कृति जो होगा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 28 और 29 में दिया गया है। और फिर उपचार देखेंगे संवैधानिक होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और इसका पूछता है बहुत ज़्यादा, तो कितने प्रकार के अधिकार हैं, 6 प्रकार के। एक है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो ये आर्टिकल होगा 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 28, 29 और 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 14,
अनुच्छेद 14, 18, 35, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 या फिर अनुच्छेद 54, 48 और 4। तो हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 को सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर इसको याद करने की ट्रिक बताएं तो सबसे पहले 15, 15 के बाद 16 जस्ट इसके बाद आता है, फिर 19 और 19, 29 और 30। ऐसे सीरियल में 2-3 बार याद करेंगे, ये याद हो जाएगा। ये हमारा सिर्फ अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी के जो शेष जो हैं 12 से 35 में से वो सभी नागरिकों को प्राप्त है। वही बात यहाँ पर कही गई है कि भारत के नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो एक साथ हमारे साथ लिखिएगा कौन कौन से हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये हमारे क्या हैं, भारत के नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार। और शेष जो हैं, शेष अनुच्छेद जो बच जा रहे हैं, इनके अलावा वो भारत में रहने वाले विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ये है नंबर 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर 2 मौलिक अधिकार, नंबर 3 मौलिक कर्तव्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा आंसर हमारा मौलिक अधिकार। मोस्टली लोग उपरोक्त सभी देखकर यहाँ टिक लगा देते हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है। भारतीय क्योंकि 12 से 35 में हमारे संविधान में क्या दे रखा है, मौलिक अधिकार, और यहाँ पे अनुच्छेद 13 की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 12, क्योंकि 12 से 35 तक है। तो 12 में क्या किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य में कौन कौन से या क्या क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहाँ पे क्या भारतीय संसद, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ की विधान परिषद और विधान सभाएं, विधान परिषद और विधान सभाएं ये हो जाएंगी। इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो जैसे नगर पालिका, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में जैसे हमारा नगर पालिका, पंचायतें, न्यास, ट्रस्ट भी शामिल है। इसके अलावा सांविधिक एवं संविधानेतर निकाय जैसे वित्त आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, और सार्वजनिक उपक्रम जैसे ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सभी हमारे राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। और राज्य के अंतर्गत ये शामिल है सेंट्रल गवर्नमेंट और संसद, स्टेट गवर्नमेंट, विधान परिषद, विधान सभाएं, स्थानीय सरकार और ये नीति आयोग है, नीति आयोग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अभी अनुच्छेद 13 की बात की गई थी। तो अनुच्छेद 13 में क्या है, अल्पीकरण है। अल्पीकरण का अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। अल्पीकरण मतलब कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून करती हो या फिर छीनती हो। अर्थात अगर कोई कानून ऐसा बना देता है तो उसको एक होता है रिव्यू सिस्टम, जो आर्टिकल 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट करती है। और जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी और अगर देखेगी कि वो मौलिक अधिकारों को न्यून करती है, व्यक्तियों से छीनती है, तो उसको क्या कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। तो इसीलिए अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून या छीनती हो। इसको अनुच्छेद 13 में क्या है, अल्पीकरण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 को।
अनुच्छेद 14 में हमारा दिया है समानता का अधिकार। अगर हम समानता की बात करें तो इसमें दो प्रकार की समानता का उल्लेख है। एक होता है विधि के समान, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधि के समक्ष विधि के समक्ष संरक्षण। ये समानता हो जाएगा और ये हो जाएगा विधि के समक्ष संरक्षण। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया यूके, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से। और संरक्षण की बात की जाए तो ये लिया गया है यूएसए से। इसको याद करने के लिए संरक्षण है तो संरक्षण से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और समानता है तो ब्रिटेन, मानता ब्रिटेन। तो इसको याद रखिएगा कि ब्रिटेन टा हो जाता है और संरक्षण यूएसए हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 15 अर्थात अनुच्छेद 15। राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। उद्भव क्या होता है? जन्म स्थान, कि आप यहाँ के हैं या आप वहाँ के हैं, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। इसके अलावा वहाँ बताया गया है कि भाषा और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। भाषा और निवास स्थान। इसके अलावा स्त्री और बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान बना सकता है। स्त्रियों और बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान बना सकता है। इसी के तहत हम लोग देखेंगे कि इसी के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया है स्थानीय निकायों में, और 6 से 14 वर्ष आयु वर्गों के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 6 से 14 में। इसको आगे पढ़ेंगे, ये आर्टिकल 21 में दे रखा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। इसका क्या अर्थ होता है कि राज्य सभी नागरिकों को जो राज्याधीन पदों पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में अवसर की क्षमता प्रदान करेगा, कि राज्य के जितने भी राज्याधीन पद आते हैं उसमें नियोजन या नियुक्ति के संबंध में अवसर की क्षमता प्रदान करेगा। नियोजन के मामले में राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ये 16 सेकंड में भी कहा गया है और आर्टिकल 15 में भी कहा गया है। ये जो हेडिंग लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम ऐसे ही डिट्टो कॉपी लिखकर आ जाता है क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 16 में क्या है, फिर नीचे आ जाएगा लोक नियोजन में अवसर की समता, तो यहाँ पे टिक करना रहता है। तो ये सेम टू सेम आता है ऐसे ही क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, इसमें क्या हमारा अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया हमारा उपाधियों का अंत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 19, इसमें दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत पूछता है कि अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं, तो ये 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की, फिर संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता, वृत्ति व्यापार की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो ये 19 के 1 में दिया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। इसके तहत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक से अधिक बार, याद रखिएगा, एक से अधिक बार दंडित या अभियोजित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है? एक से अधिक बार दंडित या अभियोजित नहीं किया जा सकता। ये मोस्टली पूछ लेता है। एक या एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो साथियों, चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चौथे क्वेश्चन में क्या है? इसमें दिया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। आप देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जब बहुत माइनर डिफरेंस है। देखिए इसे, ये चारों आर्टिकल किसके हैं? मौलिक अधिकार के हैं। लेकिन हमने एक ट्रिक बताया था, समस्त शोध संस्कृति का उपचार। उसमें सबसे पहले क्या था? समस्त मतलब समानता का अधिकार जो था उस 14 से 18 तक। तो अभी देखेंगे आप लोग, देखो 14, 16 और 15 ये 14 से 18 तक आ जाते हैं। तो ये समानता के अधिकार के तहत आ गए तीनों। बचा हमारा क्या? अनुच्छेद 19, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये अलग है। इसलिए ये यहाँ पे भिन्न वर्ग में कौन आएगा? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 19 का एक। अभी हमने बताया था कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में निहित है। तो क्या हो जाएगा? 19(1). तो साथियों, ये थे मौलिक अधिकार से कुछ संबंधित प्रावधान। इसकी एक पार्ट और आगे, फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे 20 से 35 शेष जो आर्टिकल बचे हुए हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।